दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस YouTube चैनल इनारा में, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज हम किस टॉपिक को आसान करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल शिफ्ट इन केस ऑफ अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब किस तरह से शिफ्ट क्रिएट करता है, उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब डायरेक्टली अगर आप देखोगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली आपको ये टॉपिक नहीं मिलने वाला, लेकिन इसको यूज करके बोर्ड्स के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो सिर्फ जो एंड रिजल्ट होगा वो काफी होगा, याद रखना। लेकिन अगर आप मेंस और एडवांस के हिसाब से सोचोगे, तो आपको जो मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप देख लेना आप कौन से एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हो, उस हिसाब से आप इस वीडियो से जो भी उठाना चाहते हो वो पिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा अब मैं गायब हो जाऊंगा और मेरे जगह एक स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो तो मैंने क्या किया है ना, मैंने एक ग्लास स्लैब लिया है। अब ये ग्लास स्लैब जो है, मैंने मान लिया कि इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये जो ग्लास स्लैब था इसका थिकनेस मैंने मान लिया है स्मॉल टी का। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वो ऑब्जेक्ट जो था, जो मैंने इसके सामने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं ना, ये जो ओ ऑब्जेक्ट है, इस ओ ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है, इमेज देखना है। इमेज देखना है, और कहां से? ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास स्लैब के दूसरे साइड पर रखा हुआ है, और मैं इसका इमेज कहां से देखना चाहता हूं, मैं इसका इमेज देखना चाहता हूं ग्लास स्लैब के दूसरे साइड से। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर देखना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो वो विजिबल तभी होगा जब उसमें से रेज निकलकर वो आपके आंखों पे गिरेंगे, तभी आप उसको देख पाओगे। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ था उसमें से रे निकला। ठीक है, उसमें से रे निकला, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे ही रे यहां पर पहुंचेगा ना, इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम रिफ्रैक्शन होगा। और अगर मैं एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा हूं, तो ये जो रे ऑफ लाइट है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहां पर एक इमेज बन जाएगा, यहां पर एक इमेज बन जाएगा। अब ये एक इंटरमीडिएट इमेज है, ये इमेज आपको नहीं दिखने वाला। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण यहां पर एक इमेज बन गया आई डैश। ओके, अब ये जो रे है वो यहां पे रुका तो है नहीं सर, ये रे क्या करेगा, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और ये वापस से यहां पर पहुंच गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो रे था, ये जो रे था जो यहां से आ रहा है, वो सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जैसे ही हिट करेगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो सकता है, फिर से यहाँ पर मीडियम का चेंज हो रहा है। अब इस बार डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, तो ये जो रे है वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। अब अगर आप इस रे को, ये जो इमर्जेंट रे है, इस इमर्जेंट रे को अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हो, तो आपको ऐसा, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि रे जो है वो इस पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा उसको। इसका मतलब इस ओ ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज आई यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट से रेज अगर डायरेक्टली उसकी आंखों में जाता तब ऑब्जेक्ट दिखता। आई डैश दिखेगा क्या? नहीं, आई डैश भी, आई डैश से डायरेक्टली रेज उसकी आंखों में नहीं जा रहा, तो आई डैश भी नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? आई दिखेगा सिर्फ उसे। तो ये तो हो गया इस रे डायग्राम की कहानी की ये जो रे डायग्राम था वो हमने कैसे बनाया। अब अगर आप देखोगे ना, तो इस केस में क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है, ये अलोंग द नॉर्मल क्या करने वाला है, शिफ्ट करने वाला है। अब कितने अमाउंट से ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट करता है, कितने अमाउंट से ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली शिफ्ट करता है, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, एक डेरिवेशन होगा, 2-3 मिनट का डेरिवेशन हो सकता है। डेरिवेशन आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, नहीं तो स्किप करके सिर्फ एंड रिजल्ट और जो एंड में जो फॉर्मूला बताऊंगा और कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं वो देख सकते हो। चलिए हम डेरिवेशन पर आते हैं। अब डेरिवेशन करने के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि लेट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का सेपरेशन पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मैं मान लेता हूं कुछ तो एक्स का है। ठीक है, अच्छा, अब जब यहां पर पहली बार रिफ्रैक्शन होगा ना, जब पहली बार रिफ्रैक्शन होगा,
तो उसका जो इमेज आई डैश यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये जो इमेज आई डैश यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस आई डैश का लेंथ मुझे जानना, इस आई डैश का लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो मैं उसके लिए ना रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो कंसेप्ट था, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सीखा था, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं एक थोड़ा सा रिविजन आपको करा देता हूं कि ये किस तरह से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का वैल्यू आप लिखते हो। तो ये मैंने एक डायग्राम पहले से बना के रखा है। यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये मेरे पास मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। अच्छा, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, जिसमें लाइट पहले चलता है वो फर्स्ट मीडियम है, जिसमें लाइट बाद में चलेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि ये जो सेकंड मीडियम है वो रेयर है कंपेयर्ड टू फर्स्ट मीडियम, मतलब ये पहला मीडियम डेंसर था और सेकंड मीडियम क्या है, रेयर है, तभी ये रे डायग्राम पॉसिबल है। अब इस रे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरफेस से इतने डेप्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये जो इसका रियलिटी वाला डेप्थ है, एक्चुअल वाला डेप्थ है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ, आरडी। अब इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहां पर फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके कारण जो इमेज बना, इस इमेज का अगर आप क्या करोगे, सरफेस से डेप्थ देखोगे, तो अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, यहां पर जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि रे यहां कहीं से आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन हाइट रेज्ड हो चुका है। अब यहां पर ये जो डेप्थ होगा, एपरेंट डेप्थ, धोखे वाला डेप्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। अब सर ये एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं अभी के लिए तो इसमें फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन एपरेंट डेप्थ को भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव करके बताया है, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो एपरेंट डेप्थ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आप इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपका एपरेंट डेप्थ का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को, ये वाले फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अपने लैटरल शिफ्ट वाले कंसेप्ट, सॉरी अपने नॉर्मल शिफ्ट वाले कंसेप्ट में यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे। ये मेरे पास डायग्राम था, मुझे क्या करना है, मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं इसको ना एम मान लेता हूं, एम आई डैश। अब अगर मुझे एम आई डैश कैलकुलेट करना है तो देखो ये रियल हो गया, और रिफ्रैक्शन के बाद जो डेप्थ कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ होगा। तो अगर मुझे एम आई डैश का वैल्यू लिखना है, एम आई डैश, ये मेरा एपरेंट डेप्थ हो गया, एम आई डैश। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रियल डेप्थ कितना है, तो रियल डेप्थ का वैल्यू है x इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम इस बार ना ये ग्लास है, लाइट जिसमें बाद में ट्रैवल करता है वो सेकेंड मीडियम है, लाइट जिसमें पहले चल रहा होगा वो क्या है, वो फर्स्ट मीडियम है। तो सेकेंड मीडियम अगर देखोगे तो लाइट एयर से चलता हुआ ग्लास में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू, और डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो 1 हो जाएगा सर। तो हमारे पास एम आई डैश का वैल्यू आ गया म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। बिल्कुल सर, एम आई डैश का वैल्यू अपने को मिल गया है म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब और क्या देखोगे, अब ये जो आई डैश है वो सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ये जो आई डैश है वो सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा क्या, क्योंकि देखो यहां से रे निकल के गया, यहां पर पहुंचा, इसी का रिफ्रैक्शन हुआ। तो आई डैश जो है वो सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और आई डैश का जो इमेज है वो है आई। तो अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखूं, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूं, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के केस में अगर आप देखोगे तो अब सेकेंड रिफ्रैक्शन के केस में क्या हुआ, यहां से अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां से यहां का लेंथ, मान लो ये n था, अब एन आई ये क्या हो जाएगा, ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। रियल डेप्थ क्या है, एन आई डैश रियल डेप्थ हो जाएगा। तो अगर मैं एन आई का वैल्यू लिखूं, अगर मैं एन आई का वैल्यू लिखूं, फिर से मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, तो एन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इस बार एयर सेकेंड मीडियम है तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आ जाएगा
डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, अब अगर आप इस एन आई डैश का वैल्यू लिखना चाहते हो ना, तो कैसे लिखेंगे? टी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब में अगर एम आई डैश के वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो एन आई डैश मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो मैं इस एन आई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं ना, तो देखो वो कितना आ जाएगा, एन आई डैश। मैं एन आई डैश को क्या लिख रहा हूं? थिकनेस ग्लास स्लैब का प्लस एम आई डैश का वैल्यू कितना था? म्यू टाइम्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई म्यू। ये हमारे पास एन आई का वैल्यू मिल गया। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, चलो आपने एन आई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना था शिफ्ट, आपने वो तो नहीं कैलकुलेट किया। अभी तक मुझे क्या क्या पता है? यहां से यहां का डिस्टेंस, एन से आई का डिस्टेंस मुझे पता है, और मुझे क्या पता है, मुझे यहां से फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है। अगर मुझे, देखो ध्यान से सोचोगे, एन से ओ का लेंथ अपने को पता है ना, और एन से आई का लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एन से ओ के लेंथ में अगर एन से आई का लेंथ माइनस कर दिया जाए, तो वो जो नॉर्मल शिफ्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मिल जाएगा ना सर? बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस दैट वी डिड, वी कैन से दैट नॉर्मल शिफ्ट, अब ये नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा? नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू हो जाएगा, मैं एक बार डायग्राम से बता दूं, एन ओ माइनस एन आई। नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा एन ओ माइनस एन आई। अच्छा सर, एन ओ का वैल्यू कैसे लिखेंगे सर? तो देखो यहां से यहां कितना है? टी, और यहां से यहां क्या है? एक्स। तो एन ओ के प्लेस में लिख देते हैं टी प्लस एक्स माइनस एन आई क्या है सर? तो एन आई को आप थोड़ा रीअरेंज करोगे ना, तो ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई म्यू, प्लस ये म्यू म्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स। एक्स प्लस में और ये एक्स माइनस में, ये माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू आना है, नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू आना है, वो हो जाएगा टी माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू। इसको और प्यारा, थोड़ा क्यूट बना सकते हैं फॉर्मूले को। कैसे बना सकते हैं? तो आप लिख सकते हो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, या इसी फॉर्मूले को अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो ना, इसी फॉर्मूले को अगर आप जनरलाइज, अभी तो एयर था, ग्लास था, फिर एयर था, अगर मैं इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल शिफ्ट जो होता है, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी। टी यहां पर क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। 1 माइनस ये जो 1 है ना, वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है। तो यहां पे लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इस तरह से लिख देना। ये आपका नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा। इस तरह से लिख दोगे, सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू, या इसको ऐसा मत लिखो, रेयर डेंसर लिखने से ज्यादा अच्छा है, आप इसको ऐसा लिख लो, ये मेरे पास नहीं, रेयर डेंसिटी रहते हैं, इसको ऐसा लिखने देते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर, जहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है या जहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसका मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इस तरह से लिख लो तो वो ज्यादा आसान रहेगा और आप ज्यादा आसानी से इसको अपने क्वेश्चन में यूज कर पाओगे। तो कभी भी अगर नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम एयर ग्लास एयर इंटरफेस अगर मिलता है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेना, टी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। नहीं तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसको जनरलाइज याद करना चाहते हो तो आप ये लिख देना, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब। आप इसको याद रख लोगे तो दिस विल बी योर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो हो गया सर, ये मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता दिया। अब इस फॉर्मूले को ना यूज करना भी सीखना है, इस फॉर्मूले को यूज करना भी सीखना, साथ ही साथ इस फॉर्मूले के साथ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जो हमें क्या करनी है, याद रखनी है। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन आप इस फॉर्मूले में याद रखोगे ना, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन अपने को क्या याद रखना है, this formula is valid only when the rays are paraxial। तो when to use this formula, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। this formula is valid
this formula is valid only when the rays are paraxial, PARAXIAL, rays are paraxial. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है इसमें कि this formula is valid only when observer and object are kept in the same medium. ये सेकंड पॉइंट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. पहला पॉइंट हमने क्या याद रखा कि रेस पैरेक्सियल होने चाहिए. दूसरा पॉइंट हम क्या याद रख रहे हैं, याद रख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम मीडियम पर होना चाहिए. ये हमने कंसिडर किया. अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और भी होंगी जो मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाऊंगा. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. अच्छा, थोड़ा लेक्चर जो है थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा क्योंकि अलग से फिर करना इसमें पॉसिबल होगा नहीं, तो मैं इसी में बता देता हूँ. ठीक है, तुम थोड़ा समय रख के देख लेना. नॉर्मल शिफ्ट T1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू मटेरियल. ठीक है, चलो अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है. क्या, मान लो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ग्लास स्लैब का थिकनेस बताया गया है, कुछ तो ले लो, 10 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, और ये बोला गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और सराउंडिंग मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. अगर आप इस वाले केस में अगर आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करते हो ना, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा, थिकनेस के प्लेस में 10 प्लेस कर दो, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर वाला मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो ये क्या है, 1.5. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करके इसका वैल्यू लिख लेते हैं. 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 डिवाइडेड बाई 3 लिखा जा सकता है. तो ये नॉर्मल शिफ्ट ऐसा आ रहा है, 10 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. तो इस वाले केस में जब आप नॉर्मल शिफ्ट देखोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर. प्लस में नॉर्मल शिफ्ट आ गया 10/3 सेंटीमीटर का. ठीक है सर, चलो बिल्कुल सही लगा सर, अच्छा लगा. अच्छा, मान लो अगर ऐसा सिनेरियो होता, ये जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी भी 1.5 है, लेकिन इसको एक ऐसे मीडियम पे रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे, अभी भी मैंने इसका थिकनेस कितना माना है, थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं. तो इस वाले केस में अगर आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे ना, NS डैश लिख देते हैं इसको, तो वो हो जाएगा 10 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर वाला मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर वाला मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का मीडियम. इस तरह से हो जाएगा. तो NS डैश अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 10 1 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3. अब ये सॉल्व करने के बाद ना NS डैश अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये नेगेटिव में -10 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है. अब सर हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें लैटरल शिफ्ट उसमें जो नॉर्मल शिफ्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था. हमने एक दूसरा क्वेश्चन देखा, इसमें जो नॉर्मल शिफ्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है सर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, ये याद रखने वाली बात है. पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर जैसे देखो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा होता, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है. अब याद रखने वाली बात क्या है कि अगर नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे इस वाले केस में, तो जो भी शिफ्ट होना है, इमेज जो भी शिफ्ट होके बनेगा वो क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके बनेगा. मतलब इमेज जो है वो यहाँ कहीं पर बनेगा. अगर शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जो शिफ्ट होना है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होना है. लेकिन अगर नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो जो शिफ्ट होना है वो क्या होगा, ये जो शिफ्ट होगा वो अवे फ्रॉम द इंसिडेंट रे, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो इस वाले केस में जो इमेज बनेगा ना वो यहाँ कहीं पर बनेगा. यहाँ पर ये 10/3 इधर हुआ और यहाँ पर ये 10/3 इस तरफ हुआ.
ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि अगर शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चला देंगे, और अगर शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव है तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले आएंगे। ठीक है, आई होप मैंने ये नॉर्मल शिफ्ट का कंसेप्ट आपको समझाया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया हो, तुमको डेरिवेशन पे ध्यान नहीं रखना है। अगर तुमको लगता है कि सर मैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं तो स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए सोच रहा हूं, तो तुमको डेरिवेशन नहीं देखना है। तुम क्या करना, सिर्फ ये एंड रिजल्ट याद रखना। और क्या याद रखोगे, और याद रखना कि जो शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव शिफ्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं इस वाले लेक्चर में।